ये विजुअल्स किसी मूवी के नहीं है, ये है आज का ईरान। अमेरिका और इजराइल ने ईरान के एक मेजर ऑयल डिपो को अटैक किया है और पूरा का पूरा आसमान आग की चपेट में चला गया। बड़े बड़े फायरबॉल्स ने मानो पूरे आसमान में आग लगा दी। रात को स्ट्राइक्स करने के बाद अगले दिन तक यह आग जलती रही। ईरान के रास्ते लिटरली जल रहे हैं। यह है अमेरिका की ऑयल डिपो स्ट्रेटेजी, जहां सिर्फ मिलिट्री बेसिस पर ही नहीं, ईरान के लिटरल लाइफ ब्लड ऑयल पर अटैक हो रहा है ताकि ईरान का इकोनॉमिकल बेस ही काट दिया जाए, ईरान इकोनॉमिकली डिस्ट्रॉय हो जाए और फिर वापस कभी भी खड़ा ना हो पाए। यह सिर्फ एक रिजिम चेंज ऑपरेशन नहीं है जैसा पहले लग रहा था। यह एक ऑल आउट वॉर है, ईरान को खत्म करने की वॉर, और इसमें ऑलरेडी दूसरे देश इन्वॉल्व हो रहे हैं, चाहे उनकी मर्जी हो या ना हो। जैसे अमेरिका ने ईरान की दुखती नस पर पैर रखा है, ईरान ने पूरे मिडल ईस्ट की दुखती नस पर पैर रख दिया है, और वो है पानी। पहले अमेरिका ने ईरान के एक वाटर डिसैलिनेशन प्लांट पर अटैक किया और बदले में ईरान ने बहरीन के एक वाटर डिसैलिनेशन प्लांट पर ड्रोन से अटैक किया। यानी ईरान मिडल ईस्ट के वाटर सिक्योरिटी को डेंजर में ला सकता है। बहरीन का 88% पानी इस प्लांट से आता है। किसी ने सच ही कहा था, वर्ल्ड वॉर 3 पानी की वजह से भी स्टार्ट हो सकती है। अगर ऐसे ही 1 बाय 1 वाटर प्लांट टारगेट होने लगे तो पूरे मिडल ईस्ट में वाटर क्राइसिस भी शुरू हो सकता है। ईरान और इजराइल की वॉर में जब अमेरिका ने एंटर किया तो एक बात पकड़ के ही चलो, ये वॉर इतनी जल्दी रुकने वाली नहीं है, क्योंकि अमेरिका एक ऐसा देश है जो वॉर के समय प्रॉफिट कमाता है। वॉर में कोई भी जीते, लेकिन जीत अमेरिका की ही होती है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि अमेरिका ये वॉर क्यों चाहता है, इस वॉर का इस्तेमाल किस एजेंडा के लिए हो रहा है, और यहाँ भारत को किसकी साइड लेने की ज़रूरत है। चलिए समझते हैं आज के इस वीडियो में। इस वॉर में ईरान के पास एक बड़ा एडवांटेज है और वो है कॉस्ट। ये है अमेरिका का इंटरसेप्टर मिसाइल, जो ईरान के ड्रोन्स के अगेंस्ट अमेरिका का हथियार है। पैट्रियट मिसाइल और थार्ड मिसाइल, ये 2 मिसाइल्स है जो अमेरिका ज़्यादातर यूज करता है। ईरान के एक ड्रोन की कॉस्ट $50,000 है और ईरान की मिसाइल की कॉस्ट $1 मिलियन, विच इज़ अ लॉट ऑफ मनी, बट इट इज़ नथिंग कंपेयर टू इंटरसेप्टर मिसाइल। एक पैट्रियट मिसाइल की कॉस्ट है $5 मिलियन और थर्ड की कॉस्ट है $12 मिलियन। ईरान हर महीने 6000 ड्रोन्स बना सकता है और अमेरिका सिर्फ 41 पैट्रियट्स और 8 थार्ड्स, यानी एक 50,000 के ड्रोन को रोकने के लिए $5 मिलियन का मिसाइल यूज हो रहा है। दिस इज नॉट सस्टेनेबल, और ये ईरान का बड़ा एडवांटेज है। आप साफ साफ देख सकते हैं कि जल्द ही अमेरिका के इंटरसेप्टर मिसाइल्स खत्म होने वाले हैं। तब अमेरिका मिडल ईस्ट को, इजराइल को कैसे डिफेंड करेगा। ईरान के मिडल ईस्ट पर अटैक्स रुकने का नाम नहीं ले रहे। ये कुवैत की सोशल सिक्योरिटी बिल्डिंग है। ईरान के ड्रोन्स ने इसमें बड़ी मात्रा में नुकसान किया है। आज ईरान मिडल ईस्ट को वार्न करना चाहता है कि अगर तुमने तुम्हारे लैंड का या फिर एयर स्पेस का इस्तेमाल ईरान पर अटैक करने के लिए अमेरिका को करने दिया, तो फिर हम आपको रिस्पॉन्सिबल मानेंगे। आप पर ऐसे अटैक्स होते रहेंगे। ऐसे अटैक्स रोकने के लिए लगते हैं मिसाइल्स जो खत्म होने वाले हैं। तो इस वॉर का आगे क्या होगा, ट्रंप के सामने आगे क्या क्या ऑप्शंस बचा है। तो यहाँ पर 3 वायबल ऑप्शंस लगते हैं। ऑप्शन 1, विक्ट्री डिक्लेयर कर दो और पीछे हट जाओ। कह दो कि खामेनिया मर चुका है और अब ईरान का थ्रेट एलिमिनेट हो चुका है। लेकिन ये सच नहीं है। ईरान अभी भी फाइट बैक कर रहा है। अगर अमेरिका यह ऑप्शन चुनता है तो अमेरिका मिडल ईस्ट का विश्वास कंप्लीटली खो देगा। आज भी सऊदी जैसे देश कहते हैं कि यूएसए हैज कंप्लीटली अबेंडन्ड अस। उन्हें इस बात का विश्वास हो चुका है कि अमेरिका केयर्स ओनली अबाउट इजराइल, नॉट अबाउट मिडल ईस्ट। ऑप्शन 2, ईरान को इन्वेड करो। ट्रंप ने एक्सपेक्ट किया था कि जैसे लोगों का वेनेजुएला में उसे सपोर्ट मिला था, वैसे ही ईरान में भी मिलेगा। लोग सड़कों पर उतर आएंगे, प्रोटेस्ट होंगे और फिर ईरान में सत्ता छीन लेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कोई भी वॉर सिर्फ एयर स्ट्राइक से जीती नहीं जा सकती। लेकिन अफगानिस्तान में अमेरिका 20 साल के लिए लड़ रहा था और तालिबान को डिफीट नहीं कर पाया, तो ईरान में कैसे करेगा। ऑप्शन 3, न्यूक्लियर वेपन्स। अमेरिका का तीसरा और सबसे डेंजरस ऑप्शन यही है कि ईरान पर अटैक करते रहो और अल्टीमेटली जब ईरान फिर भी गिव अप नहीं करे तो ईरान को न्यूक कर दो और बाद में ईरान को ही ब्लेम करो कि ईरान ने सरेंडर नहीं किया और इसलिए हमें उन्हें न्यूक करना पड़ा। जब ट्रंप को मीडिया ने पूछा कि ईरान पर अटैक करने का रीजन क्या है, ट्रंप ने कहा कि ये प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स थे। मतलब मुझे ऐसा लगा कि मेरे घर चोरी होने वाली है, तो मैंने चोरी होने से पहले ही चोर के घर में जाकर चोरी कर दी। मुझे ऐसा लगा कि ईरान के पास न्यूक्स है, तो यह कंफर्म करने के लिए मैंने पहले ही ईरान को न्यूक कर दिया और दुनिया को बचा लिया। यू अंडरस्टैंड दैट हाउ स्टूपिड दैट साउंड्स। ईरान को विलन बनाया गया है। क्या ईरान परफेक्ट था? बिल्कुल नहीं। ईरान में काफी सारे प्रॉब्लम्स थे। ईरान ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था दैट ईरान डिजर्व दिस स्ट्राइक। अगर आप एग्री करते हो तो सिर्फ एक लाइक कीजिए। ईरान के पास डायरेक्टली अमेरिका पर अटैक करने जैसे हथियार है ही नहीं। देन व्हाई इज अमेरिका फाइटिंग दिस वॉर।
ट्रम्प को वॉर शुरू करने के लिए कोई रीज़न, कोई जस्टिफिकेशन की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अमेरिका इस वॉर को ज़्यादा से ज़्यादा लंबा खींचना चाहता है, क्योंकि अमेरिका खुद तो काफ़ी दूर है, उसके लैंड पर अटैक्स हो नहीं रहे। ईरान के पास ऐसे मिसाइल्स है ही नहीं जो अमेरिका तक पहुंच पाए, तो जो चल रहा है उसे चलने दो, इसमें अमेरिका का ही फायदा है। कभी सोचा है कि अमेरिका आज सुपर पावर क्यों है? जैसे सऊदी के पास ऑयल है, चाइना के पास वायरस और पाकिस्तान के पास टेररिस्ट, अमेरिका के पास भी एक चीज़ है जो बेचकर अमेरिका प्रॉफिट कमाता है, वो है वॉर। अमेरिका के अपने देश से बाहर पूरी दुनिया में 750 से ज़्यादा मिलिट्री बेसिस है। दुनिया के 80 कंट्रीज़ में अंटार्कटिका को छोड़कर हर कंटिनेंट में आपको अमेरिका की आर्मी देखने को मिलती है। अमेरिका की असली ताकत यही है कि वो सिर्फ अपनी बॉर्डर्स पे नहीं, अपने बॉर्डर्स के बाहर भी अपनी पावर जताता है, और ये करना अमेरिका के ही इंटरेस्ट में है। यह है अमेरिका का आयरन ट्रायंगल, जिसके 3 हिस्से हैं। स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप, जहाँ ये सारी कंपनीज आती है। कांग्रेस, यानी वो सारे कैंडिडेट्स जिन्हें कैंपेन के वक्त फंडिंग की ज़रूरत होती है। और डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, जो इन सारी कंपनी से हथियार खरीदता है। इस ट्रायंगल के तीनों पॉइंट्स जो एक दूसरे की मदद करते रहते हैं और बदले में एक दूसरे से फेवर्स चाहते हैं। कैसे? एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप यानी वेपन इंडस्ट्री कैंडिडेट्स को कैंपेन के समय फंडिंग करती है। 2024 के ट्रम्प के प्रेसिडेंशियल कैंपेन के लिए $250 मिलियन इस शख्स ने दिए थे। मेरियम एडिल्सन एक इजरायली अमेरिकन है जो चाहती है कि ईरान का सर्वनाश हो जाए। आज ट्रम्प इसके इशारों पर नाच रहा है। अब इसने ट्रम्प को फंड किया है तो उसको इसकी बात माननी पड़ेगी। ईरान को डिस्ट्रॉय करने में इजराइल की मदद तो करनी पड़ेगी, राइट? वैसे ही लॉकहीड मार्टिन जैसी वेपन्स कंपनी ट्रम्प को मिलियंस में डोनेट करती है, और ये सब रिश्वतखोरी लीगल भी है। अब ये डोनेशन ऐसे ही नहीं होता, बदले में कुछ ना कुछ तो मिलना ही चाहिए, और ये मिलता भी है। आयरन ट्रायंगल का दूसरा पॉइंट यानी कांग्रेस, यानी ये सारे पॉलिटिशियंस जो एक साथ आकर वॉर डिक्लेयर करते हैं। अभी तक अमेरिकन कांग्रेस ने वॉर डिक्लेयर नहीं की है, लेकिन अगर मिडल ईस्ट में कन्फ्लिक्ट जारी रहा तो जल्द ही वॉर डिक्लेयर हो जाएगी और ट्रम्प को स्पेशल पावर्स मिल जाएंगी। लेकिन वॉर डिक्लेयर होने पर क्या होता है? ट्रायंगल के तीसरे पॉइंट को संदेश मिलता है, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, कि हमें और हथियार लगेंगे, स्पेंडिंग बढ़ाओ। अभी सारे मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज अपनी मिसाइल्स का प्रोडक्शन 4 गुना बढ़ाने वाले हैं। यानी इस ट्रायंगल में हर पॉइंट का फायदा ही फायदा हो रहा है इस वॉर की वजह से। लॉबीज पहले पॉलिटिशियन को फंड करते हैं, पॉलिटिशियंस वॉर को स्टार्ट करते हैं और फिर डिफेंस के नाम पर हथियारों का प्रोडक्शन बढ़ाते हैं। अमेरिका अपनी वॉर मशीन के साथ साथ डॉलर्स का इस्तेमाल करके सुपर पावर बना है, और अमेरिका सिर्फ खुद के लिए हथियार नहीं बनाता, वो दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट कंटिन्यू रखता है। 1970s में अमेरिका के बेसिस दुनिया भर में थे, लेकिन फिर भी अमेरिका तो हर जगह नहीं हो सकती। तो जहां अमेरिकन बूट्स नहीं हो सकते वहां अमेरिकन वेपन्स हो सकते हैं। बेसिकली वियतनाम वॉर हारने के बाद अमेरिका ने सोचा ये बड़ा इंसल्टिंग है, उससे बेहतर है कि बस हथियार बेचो और पैसे कमाओ। यानी जहां अमेरिकन सोल्जर्स नहीं है वहां अमेरिकन वेपन्स भेजे जा सकते हैं। अमेरिका ने कंट्रोवर्शियल देशों को वेपन्स बेचना स्टार्ट किया। दुनिया भर में 160 से ज़्यादा देश अमेरिकन हथियार खरीदते हैं। इसमें इराक, लीबिया, यमन, सूडान जैसे देश भी शामिल है। जिसके पास पैसा है और जिससे अमेरिका को इमीडिएट डेंजर नहीं है, वैसे हर एक देश को अमेरिका हथियार बेचता है। फिर वो डेमोक्रेसी हो या ना हो, फिर वो देश पीसफुल हो या ना हो, शर्त बस इतनी होती है कि आप अमेरिकन इंटरेस्ट को संभालो। अमेरिका के दुश्मनों से दोस्ती मत करो, अपने आप में झगड़ते रहो, वॉर को रुकने मत दो। इस निक्सन डॉक्ट्रिन का सबसे पहला कस्टमर कौन था पता है? ईरान। 1970s में ईरान ने उस जमाने के 15 बिलियन देकर सबसे एडवांस अमेरिकन आर्म्स खरीदे थे। ये आर्म्स उस जमाने में यूएस डिफेंस जिन हथियारों को यूज़ करता था उससे भी बेहतर थे। प्रेसिडेंट निक्सन को लगा कि ईरान को हथियार देने से मिडल ईस्ट में स्टेबिलिटी आएगी, लेकिन इसका हुआ उल्टा। ईरान में शाह की सत्ता भी गई और यह एडवांस हथियार इस्लामिक रिवॉल्यूशन के बाद उन्हीं लोगों के हाथ आए जिनसे अमेरिका आज लड़ रहा है। आई एम नॉट सेइंग कि अमेरिकन हथियारों का इस्तेमाल अमेरिका के अगेंस्ट हो रहा है। आई एम जस्ट सेइंग कि ईरान को हथियार चलाना भी अमेरिकन वॉर मशीन ने ही सिखाया है। लेकिन ये हुई तब की बात। अगर यूएसए को ईरान को बचाना ही था तो ऑयल बैरल्स पर अटैक करने की क्या ज़रूरत थी? डिसैलिनेशन प्लांट पर, वाटर सप्लाई पर अटैक करने की क्या ज़रूरत थी? स्कूल्स पर बॉम्ब फेंकने की क्या ज़रूरत थी? हॉस्पिटल जलाने की क्या ज़रूरत थी? तो दोस्तों, इन सब चीज़ों पर आपको क्या लगता है? आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।